राम मंदिर में घुस के भगवान राम का पैसा चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जब ये सारी चीजें उठा के ट्वीट की, बीजेपी एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। भगवान राम का 3 किलो का हार 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने में बदल दोगे। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी। कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डालकर अपने लड़के लगवा दिए। ये 12,000 की सैलरी पर 25-25 लाख के मकान बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए, इन्होंने छुप के मंदिर का जो काउंटिंग रूम था उसमें हिडन कैमरे लगवा दिए। 15 से 20 लोग या 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में डाल दिए। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथों से चढ़ाए हुए पैसों को ये चुरा कर ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। देखिए, अयोध्या के पवित्र धाम के अंदर भव्य राम मंदिर के हर दिन 50 लाख लोग दर्शन करने आते हैं और अपने आराध्य के सामने नतमस्तक होते हैं। इनमें से कोई वो बूढ़ा और लाचार किसान होता है जो चिलचिलाती धूप में दिन रात एक करके अपनी फसल काटने के बाद अपने बच्चों का पेट काटकर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा भगवान राम के चरणों में अर्पित करने आता है ताकि भगवान उसकी खेती पर कृपा बनाए रखें। क्योंकि वो बेबस माँ होती है जो घर के राशन और रोजमर्रा के खर्च में से पाई की कटौती करके अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में आंसुओं से भीगे नोट जोड़कर हर पोटली में भर कर लेकर आती है। कोई वो दिहाड़ी मजदूर होता है जिसकी कोई छोटी सी मन्नत पूरी होती है और वो अपनी उस आगाध्य की खुशी मनाने के लिए आगाध की खुशी का एक टुकड़ा भगवान राम के गुल्लक तक पहुंचाना चाहता है। ये जितने भी लोग राम मंदिर की चौखट पर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अटूट विश्वास के साथ घंटों लाइन में भूखे प्यासे पैर दर्द होने के बावजूद लगता है कि जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधे उनके आराध्य प्रभु राम के मंदिर में काम आएगा। लेकिन अफसोस, आज इन्हीं करोड़ों राम भक्तों के पवित्र विश्वास के साथ ऐसा भयंकर और घिनौना विश्वघात किया गया है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके के स्कैम देखे होंगे, जलसाजी और बड़ी बड़ी डकैतियों के बारे में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। बैंकों की लूट, घरों में ताले टूटना, सरकारी खजाने की हेराफेरी या बड़ी बड़ी तिजोरियों का साफ होना तो आम बात हो चुकी है। लेकिन क्या कभी कलयुग के इतिहास में आपने ये सुना है कि साक्षात भगवान राम के घर में ही उनके गर्भगृह के ठीक बगल में डाका पड़ जाए? अब इस धरा पर ऐसे महापापी और जमीन बेच चुके लोग पैदा हो चुके हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो राम मंदिर के भीतर घुसकर भगवान राम के नाम पर चढ़ाया हुआ साफ करने के उतारू हो चुके हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के हाई टेक सीसीटीवी कैमरे, दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंट्स की एक्सपर्ट ऑडिट टीम और ऊपर से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट ऑफ इंडिया का स्पेशल ट्रेंड स्टाफ, यानी ऑन पेपर ये देश का सबसे सिक्योर और चाक चौबंद कैश रूम्स में से एक है। लेकिन इस कड़े पहरे के बाद भी जिन रसूखदारों पर भरोसा करके राम मंदिर के अरबों रुपयों के दान की निगरानी का जिम्मा दिया गया था, आज उन्हीं के नाम पर पुलिस की एफआईआर दर्ज की गई। ये सारे लोग जिन्हें हम और आप रक्षक समझते थे वो अंदर ही अंदर एक खूंखार सिंडिकेट और गैंग की तरह मिलकर पूरा का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैमरों की नाक के नीचे, ऑडिट टीम की फाइलों के बीच और बैंक के डिजिटल सिस्टम के अंदर घुसकर ये गंदा खेल आखिर खेला कैसे गया? इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बात है 9 नवंबर 2019 की,
जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने राम मंदिर विवाद पर अपना ऐतिहासिक और अंतिम फैसला सुनाया था, तो कोर्ट ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार को एक मजबूत ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। मकसद बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट था। राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा, देश विदेश से आने वाला अरबों खरबों का पैसा कैसे मैनेज होगा, इन सब की देखरेख ये ट्रस्ट करेगा। भारत में बेहद नॉर्मल और कानूनी प्रक्रिया है, चाहे वो मां वैष्णो देवी साइन बोर्ड हो, शिरडी के बाबा हो या तिरुपति बालाजी। इन सभी बड़े मंदिरों ने अपने अपने सरकारी और अर्ध सरकारी ट्रस्ट हैं जो पूरे सिस्टम को पारदर्शी तरीके से चलाते हैं। इन मंदिर में जो भी पैसा लाता है उसका एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर संबंधित राज्य सरकार की कड़ी निगरानी और ऑडिट होती है। यहाँ तक कि अगर देश का कोई आम नागरिक चाहे वो आरटीआई डालकर मंदिर के खजाने का पूरा हिसाब किताब चुटकियों में पता कर सकता है, क्योंकि कानूनन आपका और हमारा हक है ये। लेकिन राम मंदिर के केस में एक ऐसा खेल खेला गया जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक 3 महीने बाद यानी 5 फरवरी 2020 को जब केंद्र की बीजेपी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया, तो उन्होंने इसमें एक बड़ा और शातिर मास्टर स्ट्रोक खेला। सरकार ने इस ट्रस्ट को एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट यानी स्वयं निकाय बना दिया। इसका सीधा और सरल मतलब ये होता है कि ये ट्रस्ट सरकार के किसी भी कायदे कानून या जवाबदेही से बंधा नहीं होगा, बल्कि एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा जिसमें सरकार का कोई सीधा दखल, नियंत्रण या ऑडिट नहीं होगा। अब बीजेपी सरकार ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनॉमस बनाकर सरकारी नियंत्रण और कैग जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया, जिसने ऑन पेपर तो ये बिल्कुल स्वतंत्र दिखने लगा। अब बाकी सरकारी और अर्ध सरकारी मंदिरों की तरह इसमें आरटीआई डालकर सवाल नहीं पूछ सकते भाई। लेकिन गेम यहाँ शुरू हुआ। ट्रस्ट के अंदर जिन लोगों को मलाईदार कुर्सियां और ऊंचे पदों पर बिठाया गया, वो सारे के सारे वो चेहरे थे जिनका हाथ और गहरा कनेक्शन बीजेपी सरकार, सत्ता के गलियारों और उनके मातृ संस्था के साथ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रही हूं मैं और इसके पीछे क्या सबूत है, तो जरा इन ताकतवर चेहरों की लिस्ट पर गौर फरमाइए और खुद फैसला कीजिए। ट्रस्ट कुल 15 सदस्यों में से 12 सदस्यों को खुद बीजेपी सरकार ने सीधे दिल्ली से नॉमिनेट किया था। उदाहरण के लिए निपेंद्र मिश्रा को ले लीजिए। ये महाशय 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और सीधे पीएमओ हैंडल करते थे। इस तरह ट्रस्ट के विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और आरएसएस के क्वादर नेता की एंट्री कराई गई। बीजेपी सरकार ने ट्रस्ट का सबसे पावरफुल पद यानी जनरल सेक्रेटरी का जिम्मा चंपत राय को सौंपा गया, जो बचपन से आरएसएस के प्रचारक थे और बाद में वीएचपी के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। कंस्ट्रक्शन कमेटी में कामेश्वर चौपाल को रखा गया, जो बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं और बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा जो आरएएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाहक हैं और इन्हें इसी ट्रस्ट के जमीन की खरीद, बिक्री और सेल्स का सबसे अहम जिम्मा दिया गया था। इनका ऑफिस मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के ठीक बगल में बनाया गया था, ताकि हर एक आने जाने पर और पैसों की बक्से पर सीधे इनकी नजर रखी जा सके। यानी कि ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट सरकारी दखल से दूर एक प्राइवेट बॉडी था, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर पूरी तरह से खास राजनीतिक गुट का कब्जा था। इस ऑटोनोमस दर्जे का सबसे बड़ा फायदा ये उठाया गया कि सरकार संसद से लेकर पब्लिक डोमेन तक के मंदिर में खर्च और चंदे की जानकारी देने से साफ मना करती थी, क्योंकि वो कानूनन रूप से बाध्य नहीं थे। हालात ये थे कि खुद आरएसएस के पुराने समर्थक और वरिष्ठ मेंबर्स में से जब इस ट्रस्ट के कामकाज और पारदर्शिता को लेकर आईआईटी डाली गई, तो सरकार ने उन्हें भी ठेंगा दिखा दिया और जानकारी देने से मुकर गई। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा ने जब आरटीआई के जरिए
ट्रस्ट को टैक्स में दी गई भारी भरकम छूट और उसके नियमों के कानूनन दस्तावेज मांगे तो सीबीटीटी ने कहकर साफ मना कर दिया कि भाई साहब ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, हम इसकी जानकारी किसी को नहीं दे सकते। यानी नियम ये बना दिया गया कि देश की जनता पैसा तो आंख मूंद कर दे सकती है, आप अपनी गाड़ी कमाई दान पत्र में डाल सकती है, लेकिन उस पैसे का अंदर क्या हश्र हो रहा है इसका हिसाब मांगने का हक इस देश के किसी माई के लाल को नहीं होता। ये बैकग्राउंड समझना आपके लिए भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो लूट की दास्ता मैं आपको बताने जाऊंगी उसकी बुनियादी इसी गोपनीय और ऑटोनॉमस दर्जे से की गई है या इस दर्जे की आड़ में की गई है। बात करें अब जब ये रसूखदार ट्रस्ट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तो अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के मुख्य शाखा में ट्रस्ट का एक जीरो बैलेंस करंट अकाउंट खोला जाता है और पूरे देश से आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि पैसे, सोना और चांदी की जो बरसात होने लगी। जब डोनेशन और कंस्ट्रक्शन का काम पूरे उफान पर था तो नवंबर 2020 में ट्रस्ट के टॉप ऑफिशियल्स ने एक नामी प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया ताकि पूरे सिस्टम की जांच की जा सके और कागजों से दुरुस्त किया जा सके। इस ऑडिट फर्म में जब फाइलों को खंगाला और अंदरूनी कामकाज को देखा गया तो उनके होश उड़ गए। देश के प्रतिष्ठित अखबार यानी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को एक बेहद गोपनीय और लिखित चेतावनी जारी की। फर्म ने साफ शब्दों में कहा था कि जिस अनप्रोफेशनल और ढीले तरीके से इस पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट और पैसों का लेन देन चल रहा है वो हाईली रिस्की है और किसी बड़े फ्रॉड को दावत दे रहा है। ट्रांजैक्शन ऐसे किए जा रहे थे जैसे कोई सेकंड था या थर्ड चेक यानी क्रॉस वेरिफिकेशन का सिस्टम ही नहीं है। फर्म में साफ लिखा था कि अगर इसे तुरंत नहीं सुधारा गया तो बहुत जल्द मंदिर के अंदर भारी चोरी और इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन होने लगेंगे जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नियम और नैतिकता तो यही कहती है कि इतनी बड़ी ऑडिट फर्म से लिखित चेतावनी मिलने के बाद ट्रस्ट को तुरंत कड़े कदम उठा लेने चाहिए थे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अंधेरी नगरी चल रही थी, गंगा ही उलट के बह रही थी भैया। यहाँ तो इस वार्निंग फाइल को ठंडे बस्ते में दबा जाता है ताकि किसी को भनक भी ना लगे। ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी डाला गया ना ही कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कभी पब्लिश की जाती है ताकि जनता से सच छुपाया जा सके। इसी लापरवाही और अराजकता के बीच मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगे एक बेहद ईमानदार और सीनियर इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने एक दिन साइट पर नोटिस दिया कि एल्यूमिनियम और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिलों को जानबूझकर 1.5 से 2 गुना बढ़ाकर फर्जी तरीके से बताया जा रहा है। जब दीनानाथ ने कंस्ट्रक्शन का कॉलर पकड़ा और पूछा कि ये फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है तो उसने बेबसी में कहा, साहब हम क्या करें, हम इस कुल बिल का 40% का मोटा कमीशन सीधे ट्रस्ट के अंदर बैठे पावरफुल डॉक्टर अनिल मिश्रा तक नगद पहुंचाना पड़ता है, इसीलिए बिल बढ़ाना हमारी मजबूरी है। जब दीनानाथ वर्मा ने इस खुले भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखित ऑब्जेक्शन उठाया तो इनाम के तौर पर सबसे पहले उनकी पेमेंट रोक दी गई और फिर उन्हें नौकरी से ही लात मारकर बाहर कर दिया गया। उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी जाने लगी, जिसके बाद एएनआई और न्यूज ग्राम ने भी एक रिपोर्ट जारी करी। लेकिन उस वक्त सत्ता के रसूख और चकाचौंध के आगे इस गरीब इंजीनियर की आवाज दब गई। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और आखिरकार 23 जनवरी 2024 को बड़ी धूमधाम से टीवी पर लाइव टेलीकास्ट के साथ राम मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। मंदिर खुलते ही देश विदेश के आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि तिजोरियां छोटी पड़ गई। औसतन हर दिन 8 से 13 लाख रुपए का नगद चढ़ावा आने लगा, जो त्योहारों और रामनवमी के दिन पर बढ़कर 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन के पार पहुंच गया। इतने भारी भरकम कैश को संभालने और गिनने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाई टेक काउंटिंग मशीनें और कंप्यूटराइज्ड काउंटर लगाए गए। लेकिन जब कैश का अंबार लगाया गया और मशीनें भी हाँफने लगी तो ट्रस्ट ने 2 बड़े और नए फैसले लिए। पहला,
मंदिर से महज 200 मीटर दूर फैसिलिटेड सेंटर में एक बड़े और अभेद अंडरग्राउंड बेसमेंट में की हाई सिक्योरिटी काउंटिंग रूम बनाया जाएगा, जहां सीसीटीवी का कड़ा पहरा था। दूसरा, सीबीआई बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया गया कि पैसों को कलेक्ट करने से लेकर उसे गिनने और बैंक के मुख्य शाखा तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई के प्रोफेशनल टीम संभालेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जहां करोड़ों का कैश हो वहां लोग प्रोफेशनलिज्म से चलेंगे? बिल्कुल नहीं। यहां भी प्रोफेशनलिज्म का सरेआम गला घोट दिया गया। कायदे से एसबीआई को इस काम के लिए कड़े इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने बेस्ट स्टाफ को रखना था। लेकिन बैंक के बड़े अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक आकाओं और ट्रस्ट के बड़े पदाधारियों के ऊपर भी भारी दबाव बनाया गया और वो नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ वफादार, खास और लोकल लड़कों को ही इस काम पर रखे। चंपत राय के बेहद करीबी और खासम खास रिश्तेदार रसेद चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह को उस कोर टीम में घुसा दिया गया, जो मंदिर के गर्भगृह से बैंक तक कैश ले जाने के लिए इंचार्ज में थे। अब एक रिपोर्ट आती है, एक बैंक ऑफिसर ने नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया कि जब ये हायरिंग हो रही थी तो एसबीआई के ऊपर से भारी प्रेशर था कि उनके जो लॉयल सिर्फ उन्हीं ही रखा जाए, जो उनके लॉयल है यानी उन्हें रखा जाए। यानी जो हायरिंग भी हुई वो प्रॉपरली प्रोफेशनलिज्म को हार करने की बजाय जान पहचान वालों के लिए रेवड़ियों की तरह बांटी गई। इसके बाद एसबीआई को प्राइवेट सिक्योरिटी और कैश हैंडलिंग के ग्राउंड स्टाफ के लिए भी हायरिंग करनी थी, ताकि नोटों की गड्डियों के बक्सों में भरा जा सके। इस काम के लिए एसबीआई ने बनारस की एक प्राइवेट एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को पूरा काम आउटसोर्स कर दिया। अब इस इमरजेंसी या इस एजेंसी ने भी बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बिना किसी इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करके ट्रस्ट के नाम के अंदर बैठे बड़े नामों की सिफारिश पर अयोध्या के लोकल लड़कों को धड़ाधड़ भर्ती करना शुरू कर दिया, ताकि अंदर की बात अंदर ही रह सके। और ये चीजें हवा में नहीं रह सकती, या मैं ये चीजें हवा में नहीं कह रही, इसके पीछे पुख्ता नाम और उसके कनेक्शन भी मैं अब आपको बताती हूँ। मनीष यादव, जो चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर का सगा भतीजा था, उसे सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज पर प्रेशर बनाने के कैश काउंटिंग के सबसे संवेदनशील काम के लिए रखा गया। ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा, जो लवकुश मिश्रा का जीजा था, और ये दोनों ट्रस्ट के सबसे पावरफुल मेंबर अनिल मिश्रा के सगे रिश्तेदार हैं। इन दोनों को नोटों की गिनती और चढ़ावे का वाउचर तैयार करने के लिए रखा गया था। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव को तो मंदिर के अंदर का सुपर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, जो सारे काम वीआईपी विजिट, स्टोइंग ऑपरेशन की चाबी और कैश काउंटिंग सब जगह घुसकर बैठता था। इन जितनों के मैंने आपके सामने नाम लिए, इन सब की सैलरी महज 12 से 20 हजार रुपए थी। हैरानी की बात देखिएगा, लेकिन अभी आगे देखिएगा कि ये कलयुगी चोर कैसे करोड़पति बनते हैं। अब आप सोच सकते हैं 12 से 20 हजार की सैलरी में करोड़पति। चलिए बताते हैं आपको। जब हायरिंग का ये पूरा जुगाड़ू खेल पूरा हो गया तो इसके बाद मंदिर के अंदर पैसों की गिनती के प्रोसेस और रूल्स सेट किए गए। नियम के मुताबिक मंदिर के अंदर जगह जगह भारी भरकम और मजबूत दान पेटियां लगाई गई। ये दान पेटियां जब शाम को या अगले दिन भर जाती थी तो इनको ट्रस्ट और बैंक के 4 बड़े अधिकारियों के सामने कड़े पहरों में खोला जाता था और फिर इन पैसों को लोहे के बड़े बक्सों में डालकर ताला लगा देता था। इसके बाद मंदिर में 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में उन्होंने एक खुफिया रूम लिया था, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र करा, उसमें इन बक्सों को ले जाया जाता था और इन रूम्स के अंदर सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में बक्सों को रखा दिया जाता था, जिसे अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था और उसी के पास इसकी कस्टडी रहती थी। फिर इसी बंद कमरे के अंदर 2 अलग अलग शिफ्टों में नोटों की गिनती का काम शुरू होता था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
इस काउंटिंग रूम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा चक्र ऐसा था कि पहली शिफ्ट मॉर्निंग में 8 से दिन में 2 तक रहती थी, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से रात 8 बजे तक चलती थी। टोटल 50 लोग हर वक्त इस काउंटिंग रूम में मौजूद थे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। काउंटिंग के टाइम पर इन 50 लोगों में से 24 लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले होते थे, जो सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन पेपर कर्मचारी थे, लेकिन असल में ट्रस्टियों के चहेते थे या रिश्तेदार थे। इन 24 लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट के 12 खास बंदे तैनात थे और इन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए 14 लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के बैठे होते थे। यानी टोटल 50 लोग इस तरीके से काउंटिंग करते थे और इन सब के ऊपर टीसीएस के हाई टेक सीसीटीवी कैमरा लगे होते थे, जिसका पूरा कंट्रोल रूम अलग ही था। जब ये काउंटिंग होती थी तो किसी को भी रूम से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, सिर्फ बगल में जो टॉयलेट था वहां जाना अलाउड था और खाना खाने के लिए भी वहीं बैठना पड़ता था। लेकिन चूंकि सारे लोग जुगाड़ से ही रखे गए थे, यानी लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, तीनों यादव, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के जीजा, शाला, भतीजा और पुराने दोस्त थे। इसीलिए इन्होंने इस चक्रव्यूह को भेदने का एक नया रास्ता निकाल लिया। जब ये काउंटिंग प्रोसेस हर दिन शुरू होता था तो इसके कुछ ही दिनों बाद इन लोगों ने मन में लालच आ जाता है और ये चोरी करना स्टार्ट करते थे। इन लोगों को पहले से ही पता था कि कौन सा मुख्य कैमरा किस एंगल पर लगा है और कौन सा उसका ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि ये लोकल थे और सिस्टम को अंदर से जानते थे। बहुत कॉन्ट्रडिक्ट और शातिर तरीके से इन्होंने क्या किया ये आपको बताते हैं। जब भी नोटों की गड्डियां सामने आती थी तो कुछ लड़के जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर उसका व्यू ब्लॉक कर देते थे और जैसे ही व्यू ब्लॉक होता था बाकी लड़के पलक झपकते ही 500 की गड्डियां उठाकर अपनी अंडरगारमेंट्स या कपड़ों की गुप्त जेबों में डाल देते थे। इसके बाद जैसा कि एक रिपोर्ट में साफ हुआ कि इन गड्डियों को वॉशरूम जाने के बहाने वहीं टॉयलेट फ्लश में या टैंक या फ्लश टैंक का या कोने में छुपा जाता था। जब पूरा दिन खत्म होता था और ड्यूटी ऑफ होती थी तभी चुपके से उन गड्डियों को निकालकर मंदिर से बाहर चले जाते थे और शाम को एक सुनसान जगह पर बैठकर आपस में बंदर बांट या बंटवारा कर लेते थे। काफी महीनों तक ये जो गंदा खेल खेलते रहे, किसी को कानों कान हवा तक नहीं लगी, क्योंकि ऊपर आकाओं का हाथ था। लेकिन पाप का घड़ा भी कभी ना कभी तो बढ़ता ही है। साल 2025 की शुरुआती महीनों में ट्रस्ट के कुछ ईमानदार अधिकारियों और अचानक गहरा शक पैदा होता है, क्योंकि बाकी छोटे नोटों के कंपैरिजन में 500 नोटों की जो गड्डियां थी वो बैंक में जमा हो रही थी, वो बहुत ज्यादा कम थी, जबकि मंदिर में सबसे ज्यादा 500 के नोट चला जाते थे। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल को जब भनक लगी या भयंकर शक हुआ कि शायद कहीं ना कहीं बड़ी चोरी हो रही है, तो उन्होंने तुरंत एसबीआई को आला रिप्रेजेंटेटिव्स को आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। इसके साथ या उनके साथ मिलकर एक नई एसओपी बनाई गई जिसमें कुछ सख्त रूल सेट किए गए। पहला रूल था कि अब से जो काउंटिंग रूम से कोई भी कर्मचारी जेब वाले कपड़े पहनकर नहीं आएगा और उन्हें बिना पॉकेट के विशेष कपड़े दिए जाएंगे। दूसरा रूल था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड्स को सीधे काउंटिंग रूम में तैनात किया जाएगा, जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। रैंडम चेकिंग की जाएगी और सबसे बड़ा नियम यह था कि कम से कम 180 दिन तक यानी 6 महीनों तक जो सीसीटीवी फुटेज होगी उसे बैकअप में सुरक्षित रखना मैंडेटरी होगा ताकि कभी भी जांच की जा सके। अब ये कड़क एसओपी और रूल्स कागजों पर बंद हो गए और इस पर बड़े बड़े अफसरों के साइन भी हो गए, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से एक भी रूल ग्राउंड पर फॉलो नहीं हुआ। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहनने थे वो चोरों ने राजनीतिक दबाव डालकर कभी पहने ही नहीं। जो 180 दिन की सिक्योरिटी या सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखनी थी उसके बजाय जानबूझकर सिर्फ 45 दिनों की फुटेज स्टोर रखने की या फुटेज 45 दिनों की स्टोर रखी जाने लगी और बाकी दिन की फुटेज सिस्टम में परमानेंट डिलीट कर जाएगी ताकि कोई पुराना रिकॉर्ड ना खंगा सके। घर जाते टाइम जो सख्त तलाशी और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होनी थी वो भी रसूख के कारण कभी हुई। अब रूल्स तो फॉलो हुए नहीं
लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके एक एक गड्डी उठा रहे थे, उसी के कारण डे बाय डे थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि काउंटिंग रूम में लोगों की जो तादाद बढ़ गई थी। तो इन सारे चोरों ने मिलकर अपने आकाओं के आशीर्वाद से पैसे चोरी करने का एक ऐसा नया और नायाब तरीका इजाद किया, जिसे देखकर बड़े बड़े फ्रॉडर्स भी शर्मा गए। इस नए तरीके को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूरे घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम है। राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स नोटों का एक बहुत बड़ा ढेर निकलता है, जिसमें 10, 20, 50, 100 और 500 के सारे नोट आपस में मिक्स रहते हैं, जैसे कि आप और हम चढ़ा कर आते हैं। तो सबसे पहले नोटों को छांट के अलग अलग गड्डियां बनाई जाती है, और नियम ये है कि हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद उन गड्डियों को सीधे गिना जाता है, ताकि नोट गिनने में और बैंक में जमा होने में आसानी हो। मान लो अगर एक 500 की गड्डी है तो उसमें 500 के 100 नोट होंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि उस गड्डी का टोटल वैल्यू हो गया 50,000। तो इस नॉर्मल सिस्टम के अंदर इन लोगों ने क्या तरकीब निकाली वो मैं आपको बताती हूँ। जो 100 नोटों की अलग अलग गड्डियां होती थी, उन गड्डियों में से उन्होंने 100 की जगह जानबूझकर 120 या 130 डालना शुरू कर दिया। जब इससे हुआ ये कि मान लो अगर 500 की गड्डी है, उसमें होना तो 100 नोट चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह इन्होंने 120 नोट डाल दिए। तो जो गड्डी की वैल्यू हो गई वो 50,000 की जगह 60,000 हो गई। लेकिन गेम यहाँ हुआ कि ऊपर से जब कंप्यूटर वाउचर बन रहे थे, तब उस गड्डी के ऊपर सिर्फ 50,000 ही लिखा जा रहा था, और सिस्टम में भी 50,000 की एंट्री हो रही थी, जबकि हकीकत में गड्डी के अंदर या गड्डी में जो बात करें 60,000 मौजूद है। 50,000 की एंट्री हो रही है, लेकिन मौजूद 60,000 रुपए। काउंटिंग में उन्हें सिर्फ 100 नोट की गड्डी समझकर ही काउंट किया जा रहा है, और ऑडिट टीम को भी ये नहीं पता कि उसके अंदर 120 नोट डाल रखे हैं। और इन गड्डियों को जो फर्जी वाउचर बनाया जाता था, इसका पूरा काम अनिल मिश्रा के सगे रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा के पास था, जो कंप्यूटर पे बैठता था। अब जब ये गड्डियां बनकर तैयार हो जाती थी तो वाउचर चिपके रह जाते थे। तो मंदिर के इन नोटों की गड्डियों को लोहे के बक्से में भरकर ले जाने का जो काम था, वो रतेश, गगनदीप और चंपत राय का ड्राइवर तीनों यादव करते थे। ये लोग क्या करते थे कि बैंक के काउंटर पर डिपॉजिट करने से ठीक पहले रास्ते में या गड्डी के अंदर ही हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा 20 नोट होते थे, उन्हें चुपके से निकाल लेते थे। इसकी वजह से किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता था, क्योंकि मंदिर के अंदर 120 नोट को 100 नोट का वाउचर लगा दिया जाता है, बैंकों में पूरे 100 नोट जाकर जमा हो जाते हैं, और बीच में जो 20 नोट यानी हर गड्डी पर 10,000, वो बीच रास्ते में ही गायब हो जाते थे, और ये लोग आपस में बांट लेते थे। कई महीनों तक हर दिन लाखों रुपयों की ये चोरी ऐसे ही बिना किसी डर के चलती रही, क्योंकि सिस्टम के रखवाले इस लूट में शामिल थे। लेकिन मार्च 2026 आते आते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में भारी सस्पिशियस एक्टिविटी और कैश मिसमैच दिखने लगा, कि कुछ तो इस पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा झोल या घपला चल रहा है। सच छिपाए नहीं छुपता है। तो उसी दिन एसबीआई ने लिखित में राम मंदिर ट्रस्ट को एक ऑफिशियल सजेशन और कड़ा लेटर भेज दिया कि जो स्टाफ अभी आप काउंटिंग कर रहा है, उन्हें तुरंत रिप्लेस करके किसी नए और बाहरी स्टाफ को रख लेना चाहिए, ताकि ये चोरी और घपले का डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय इस चीज को करने से साफ मना कर देते हैं। उनकी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसी पुराने चोर स्टाफ को एज अ टीज काम पर बनाए रखते हैं। अब एसबीआई जो था वो राजनीतिक दबाव के कारण स्टाफ तो नहीं चेंज कर सकता था, लेकिन बैंक के कुछ ईमानदार ऑफिशियल्स ने मई 2026 के एंड में एक बड़ा गुप्त ऑपरेशन चलाया। उन्होंने काउंटिंग रूम में जो मेन कैमरा लगे हुए थे, उनकी लोकेशन तो सबको पता थी। उनके ठीक बगल में और दीवारों के छेद में छोटे छोटे हिडन कैमरे छिपा के लगा दिए, ताकि उसे काउंटिंग रूम के अंदर की असली सच्चाई सामने आ सके। ये हिडन कैमरे लगाकर बैंक के अधिकारी चुपचाप चले जाते थे, और फिर 4 जून 2026 को जो इन्होंने हिडन कैमरे लगाए थे, उसकी पूरी एक हफ्ते की फुटेज को एक बंद कैमरे में खोलकर देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये लोग फुटेज प्ले कर रहे थे, अधिकारियों के होश उड़ जा रहे थे।
और वो भौचक्कर रह जाते। फुटेज में क्या आता है ये बात करते हैं। फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे काउंटिंग रूम के अंदर ये लोग जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने दीवार बनकर खड़े हो जा रहे हैं और दूसरे लोग गड्डियां उठाकर अपने कपड़ों, टेंट और मोजों में छुपा रहे थे, जिसमें अविनाश शुक्ला नाम का लड़का सबसे आगे और साफ तौर पर चोरी करते हुए रंगे हाथ दिख रहा है। अब इस पूरे काले धंधे का जो सबूत था वो सामने आ चुका था कि ये बात जैसे ही बैंक से आउट हुई तो इसके अगले ही दिन 5 जून 2026 को ट्रस्टीज को भी पता चल जाता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आनन फानन में अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस और ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। जब पुलिस इस 20 से 22 हजार के मामूली जॉब करने वाले अविनाश के घर की अलमारियां और बेड खोलती है तो वहां विदेशी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया $1 से लेकर $100 तक का नोटों का अंबार होता है और साथ ही 2,03,92,200 रुपए का कड़कता हुआ नगद कैश बरामद होता है। कुल मिलाकर 58 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति सिर्फ इस एक मोहरे के घर से मिलती है। लेकिन बात को दबाने के लिए, बड़े आकाओं और बचाने के लिए शुरुआत में कई फॉर्मल FIR तक दर्ज नहीं करा जाती। सोचिए, कई बार तो मन में ये कितना तीखा और कड़वा ख्याल आता है कि त्रेता युग में जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो भगवान राम की जो सेना थी वो इंसानों की नहीं थी, वानरों, भालुओं और बंदरों की थी। और आज के हालात देखकर लगता है कि जो बेहद सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर आज के कलयुगी लालची और जमीर बेच चुके इंसान उस वानर सेना में शामिल होते तो रावण की जो चमचमाती सोने की लंका की चकाचौंध देखकर वहीं स्लिप हो जाते। वो सुग्रीव और प्रभु राम के साथ बीच रास्ते में ही छोड़ देते और अपनी पूंछ दबाकर रावण के पाले में चले जाते और कहते कि अरे महाराज, राम जी तो वनवासी हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, वो हमें क्या देंगे, रावण हमें सोने की मलाई खिला रहा है, करोड़ों का चंदा दे रहा है, चलो लंका की तरफ वफादारी निभा लेते और रातों रात अमीर हो जाते। आज के इंसानों का ज़मीर इस कदर बिक चुका है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में चढ़ी आस्था को भी डकारने से बाज नहीं आ रहे। इन सारे चोरों की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बदल रही थी कि अयोध्या के लोग भी हैरान थे। लव कुश मिश्रा, जिसकी सैलरी सिर्फ 12,000 थी, उसने 25 लाख नगद लगाकर सरेआम 2 मंजिला आलीशान घर बनवाना शुरू कर दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए जो इनके साथ के बाकी कर्मचारी थे, जो चोरी भी नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, वो इनसे बुरी तरह चिढ़ रहे थे। तो हिडन कैमरा वाली बात जिस दिन खुली उससे ठीक 2 दिन बाद मंदिर में एक स्टाफ ने समाजवादी पार्टी के क्वादर लीडर पवन पांडे के साथ जाकर ये सारे सबूत और वीडियो क्लिप सौंप दिए। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बिना 1 सेकंड गवाए ट्वीट करके ये पूरा मुद्दा दुनिया के सामने उठा दिया। देखते ही देखते ये मुद्दा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन गया। चारों तरफ हेडलाइंस चलने लगी थी कि एलिगेशन ऑफ करप्शन हैव शॉकन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सेक्रेड साइट्स। जब शुरू में ये न्यूज आई तो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कैमरे पर आकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि अरे भाई, ऑडिट तो होती रहती है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्तर अपने विभिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। लेकिन चंपत राय के इस झूठ का गुब्बारा उसी हवा की तरह फूट गया, हफ्ते भर की हवा में फूट गया, जब इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंट्स इंचार्ज महिपाल सिंह खुद कैमरा के सामने आ गया। महिपाल ने रोते हुए वीडियो बताया कि साल 2020 से साल 2021 में जब वो ट्रस्ट में काम कर रहा था तब से चोरी धड़ल्ले से हो रही थी। उसने बताया कि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते थे वो भारी भीड़ होने की वजह से अपना सोना चांदी ट्रस्ट ऑफिस में काउंटर पर जमा कराने की बजाय वहीं डोनेशन बॉक्स में डाल देते थे और वहां से चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव उस डोनेटेड ज्वेलरी के फोटो खींचकर चंपत राय को बेचता था और उसने खुद चांदी के गहनों से भरे हुए 10 अलग अलग बड़े चेक पोस्ट बिना किसी कागजी हिसाब के, बिना किसी रसीद के गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा था।
जब महिपाल इस बात की लिखित शिकायत चंपत राय से की तो इनाम के तौर पर महिपाल को नौकरी से सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया गया। महिपाल इस भयंकर खुलासे के बाद बीजेपी के ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जलती आग में घी डाल तो बयान दे दिया कि डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी कड़वी डिटेल्स उनके पास मौजूद है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि उनमें से बहुत ही पावरफुल और बड़े लोग शामिल हैं। अब यहाँ पूरे देश में बात आपकी तरफ फैल जाती है कि चोरों तरफ से या चारों तरफ से सरकार पर भारी प्रेशर आने लगा। आखिरकार मजबूर होकर 13 जून 2026 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल एसआईटी बनाकर इस पूरे इशू की इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। एसआईटी की टीम ने उसी दिन से अयोध्या में डेरा डाल दिया और 40 दिन से ज्यादा संदिग्ध लोगों से बैक टू बैक पूछताछ शुरू करी। जब एसआईटी की टीम काउंटिंग रूम के बगल वाले वॉशरूम के अंदर घुसती है तो फ्लैश टैंक के अंदर 4.5 लाख के नोट लावारिस हालत में पड़े हुए थे, जिसे देखकर अधिकारियों के कान खड़े हो गए। लेकिन जब एसआईटी के कैमरे की फुटेज निकालने पहुंची तो पता चला कि पिछले 8 महीने की पूरी सीसीटीवी फुटेज को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। जब एसआईटी ने रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी अर्जुन देव को पकड़ा, जिसके अंडर मंदिर के सभी 1600 कैमरों का कंट्रोल था और पिछले 17 सालों से तमाम ट्रांसफर ऑर्डर्स के बावजूद चंपत राय का बर्खास्त होने के कारण अपनी कुर्सी पर जमा होना था, तो पता चलता है कि एसआईटी के आते ही उसने रातों रात गोरखपुर ट्रांसफर करवा दिया गया ताकि वो मुंह ना खोल सके। उसके फोन के सारे व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल एविडेंस पूरी तरह फॉर्मेट और डिस्ट्रॉय मिले। इसके बाद जब 13 जून 2026 को एसआईटी टीनू यादव के घर छापेमारी करके पहुंचती है, कार्रवाई करती है, तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो शख्स मंदिर आने से पहले अयोध्या की सड़कों पर ऑटो चलाता था, जिसके पिता चाय की टपरी लगाते थे, उसके घर से भारी मात्रा में सोने, जेवरात, नकदी और पूरे 50 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के कागज बरामद हुए। इसमें अयोध्या एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का एक आलीशान हॉस्टल और रेस्टोरेंट भी हिस्सेदारी का और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां मिलती। वही कार मैकेनिक रहे लवकुश मिश्रा के घर पर जब छापा पड़ा तो घर के पीछे बने गोबर के ढेर में से 10 लाख कैश बरामद हुआ। भगवान के पैसों को इन लोगों ने गोबर में छुपा कर रखा था। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अनुकल्प मिश्रा फार्म हाउस खरीद चुके थे और केडी तिवारी 1.5 करोड़ की जमीन अपने नाम कर चुके थे या डका चुके थे। लेकिन इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और कड़वा मजाक देखिए। 23 जून 2026 को एसआईटी ने जो अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को। अब आप जरा राम मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए और उसके मेंबर वाले सेक्शन में जाकर देखिए। संजय प्रसाद खुद उस राम मंदिर ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य, यानी इसकी जांच हो रही है, रिपोर्ट उसी के पास जमा हो रही है। इसे कहते हैं सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चोरों के आकाओं को बचाने के लिए इसे मुकम्मल इंतजाम और क्या हो सकता है। यही वजह है कि जब आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने 25 जून को उन 11 विवादित लैंड डील्स के दस्तावेज सामने रखे, जिसमें 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में और 2 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में, 18 करोड़ से लेकर 26 करोड़ तक में ट्रस्ट में बेची गई, तो पूरा देश सन्न रह गया। आज करोड़ों राम भक्त के दिल में एक गहरी टीस है, एक असहनीय पीड़ा है। 7 समंदर पार जिस सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी की ईंट प्रभु राम मंदिर के लिए भेजी थी, आज उनका कोई अता पता नहीं। उस गरीब महिला की आंखों में आंसू कहां गए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की मिन्नतें मांगकर चांदी के पवित्र कौवा चंपत राय के हाथ में सौंपा था, जिसे गर्भगृह में स्थापित करने का वादा किया गया था। ना उसकी रसीद मिली, ना वो कौवा मिला। आज सवाल उठ रहे हैं वो चांदी का कौवा आखिर किस गीदड़ की तिजोरी में चला गया। जिन हाथों में हमने आंख मूंद कर अपनी अटूट श्रद्धा सौंपी थी, क्या वो हाथ वाकई साफ थे या चांदी के कौवे उड़ाने में माहिर थे? योगी जी और मोदी जी को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और अगर दिख रहा है तो सिर्फ या तो फिर किसे बचाया जा रहा है?
करोड़ों राम भक्तों की पवित्र आस्था है या फिर चंद रसूखदार सफेद पोशों की कुर्सियों को? ये सवाल आज हर राम भक्त पूछ रहा है। अगर इस व्यवस्था को वाकई साफ करना है तो इस ट्रस्ट को RIT के दायरे में लाना होगा। हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिट पब्लिक करना होगा और डोनेशन का एक रियल टाइम में डिजिटल डैशबोर्ड बनाना होगा। जब तक देश नहीं चल सकता, जब तक ऐसा नहीं होता, कलयुग के ये चोर आस्था की तिजोरी को ऐसे ही नोचते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और आपके जो भी सवाल है इस रिपोर्ट के जरिए या फिर इस जो हमने रिपोर्ट आपके सामने रखी है, इस वीडियो के नीचे जरूर पूछिएगा एक आम आदमी क्या सोचता है इतने बड़े घपले के बारे में। क्या राम भक्तों के साथ ये सही व्यवहार था या किसी भी धर्म के अंदर ऐसा करना कितना जायज है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।